कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कि दलित समाज से आते हैं, रामजी लाल सुमन, कल इनके घर पे कुछ आतंकवादी विचारधारा के लोग पहुंच जाते हैं जिनका संबंध राजपूत करणी सेना से होता है। इनके घर पहुंचकर पत्थरबाजी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनके घर के सामने रखी हुई कुर्सियों को तोड़ देते हैं, उनके घर के सामने खड़ी हुई जो गाड़ियां थी उनके शीशों को तोड़ देते हैं, लाठी डंडों से तोड़कर गाड़ियों के चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं। राजपूत करणी सेना के लोगों के द्वारा उनके घर में लगे जो कांच के शीशे थे उन पर पत्थरबाजी की जाती है और उनके कांच के शीशों तक को तोड़ दिया जाता है। कल पूरे दिन यही घटनाक्रम रामजी लाल सुमन के घर जो कि आगरा में स्थित है वहां पर राजपूत करणी सेना के द्वारा किया गया। दोस्तों, ये करणी सेना वाले जो कि राजपूत समाज से आते हैं, ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। ये लोग अपने आप को राणा सांगा का वंशज बताते हैं। ये लोग अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताते हैं। लेकिन इन्होंने सांसद महोदय के घर पे पहुंचकर जो हरकत की है यह विशुद्ध रूप से कायराना हरकत है, क्योंकि सभी लोग जानते थे, राजपूत करणी सेना के लोग भी जानते थे कि उनके आवास पर पहुंचने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जिससे मिलने राजपूत करणी सेना के लोग आगरा पहुंच रहे थे, यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय से मिलने ये लोग आगरा पहुंच रहे थे। वो सांसद महोदय तो अपने घर पे उपलब्ध ही नहीं थे, बल्कि इस समय दिल्ली के अंदर संसद सत्र चल रहा है और उसी संसद सत्र को अटेंड करने के लिए सभी सांसद दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ये सभी लोगों को जानकारी थी, करणी सेना के लोगों को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद सांसद महोदय की गैर मौजूदगी में ये तमाम राजपूत करणी सेना के लोग सांसद महोदय के घर पहुंचते हैं और तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं। उस घर में सिर्फ सांसद महोदय की कुछ महिलाएं थी और कुछ बच्चे मौजूद थे। जब उन्हें इसकी सूचना मिलती है कि राजपूत करणी सेना के लोग उनके घर के ऊपर पहुंच रहे हैं तो वो लोग घर के दरवाजों खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजपूत करणी सेना के लोग बच्चे और महिलाओं के ऊपर हमला कर देते हैं। मैं इन तमाम राजपूत समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हो, पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा का वंशज बताते हो। क्या पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप ने कभी युद्ध में भी महिलाओं और बच्चों के ऊपर हमला करने का काम किया? कभी भी इन तमाम महापुरुषों ने ऐसी ओछी और ऐसी कायराना हरकत करने का काम नहीं किया। लेकिन जो लोग इन तमाम महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, देखिए इन लोगों ने किस प्रकार से इस कायराना हरकत को अंजाम देने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं सबसे मूल प्रश्न के ऊपर। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि राजपूत करणी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंच जाते हैं और तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यह ज्ञात होगा कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के अंदर तमाम होदी मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, ये सभी लोग इतिहास के ऊपर जमकर चर्चा कर रहे हैं। कभी औरंगजेब के ऊपर चर्चा करते हैं, कभी होली रमजान के ऊपर चर्चा करते हैं, और अभी नवरात्रि आ रही है तो इसमें भी हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। और तमाम होदी मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर ये बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के समर्थक, ये तमाम लोग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठकर मुसलमानों को गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को दिन रात गाली देने का काम करते हैं, जिसका नतीजा आप सभी लोगों ने नागपुर हिंसा में देखा।
आप लोगों ने देखा किस तरीके से नागपुर के अंदर एक दंगा देखने को मिला, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई और कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए। इसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने कुछ दिनों पहले संसद के अंदर एक बयान दिया। अपने उस बयान में उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बोला। रामजीलाल सुमन ने कहा कि तुम लोग जिस तरीके से मुसलमानों को बाबर की औलाद बोलते हो, बाबर को गद्दार बोलते हो, उसी तरीके से राणा सांगा भी गद्दार है और तुम सभी लोग राणा सांगा गद्दार की औलाद हो। रामजीलाल सुमन ने बताया कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में आक्रमण करने का न्योता दिया था। सुनिए उनका यह बयान। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का। इसी बयान के बाद से राजपूत करणी सेना के लोगों की भावनाएं आहत हो गई, जिसके बाद इन्होंने सांसद महोदय के घर पहुंचकर तोड़फोड़ करने का काम किया। बहरहाल दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ी इतिहास के ऊपर। क्या समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय ने संसद के अंदर राणा सांगा और बाबर को लेकर जो बयान दिया है, इतिहास में इसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या पढ़ा गया है? क्या वाकई राणा सांगा गद्दार थे? क्या वाकई राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था? इतिहास के पन्नों में इसके बारे में क्या लिखा गया है, आइए इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब ये मुद्दा गर्म हुआ तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश की। मैंने गूगल का सहारा लिया, इंटरनेट का सहारा लिया और अब तो एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक आया है, उसकी भी सहायता आप लोग ले सकते हैं। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी कई जो हिस्टोरियंस थे या हिस्ट्री के प्रोफेसर और टीचर्स थे, उनकी वीडियोस भी देखी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, पहले हम लोग एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, जो कि सतीश चंद्रा हिस्टोरियन हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। सतीश चंद्रा एक चैप्टर आता है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, पेज नंबर 127 में सतीश चंद्रा लिखते हैं कि दौलत खां लोधी ने बाबर को बुलाया था, शायद राणा सांगा ने भी बुलाया था। तो इस पेज नंबर में इस किताब में सतीश चंद्रा ये लिखते हैं कि इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय दिल्ली के कुर्सी पर विराजमान था, उसको हराने के लिए दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत बुलाया था। इसमें शायद लगाकर वो ये भी कहते हैं कि राणा सांगा ने भी हो सकता है कि बाबर को भारत में आने का न्योता दिया हो, ताकि इब्राहिम लोदी के ऊपर बाबर हमला करे, जिससे कि दिल्ली की कुर्सी पर राणा सांगा का शासन स्थापित हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, बाबर नामा नाम की एक किताब है, जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी है। इस बायोग्राफी में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका एक अंग्रेजी संस्करण है, एनेट सुजान बेवरीज के अंग्रेजी अनुवाद, द बाबर नामा, मेमोयर्स ऑफ बाबर, प्रिंस एंड एम्परर। इसमें लिखा हुआ है कि राणा सांगा का जिक्र खानवा के युद्ध की तैयारी के संदर्भ में पेज नंबर 518 के आसपास मिलता है, और इसमें यह लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर के साथ एक संधि की थी,
जिसके तहत बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला करेगा और उसका सहयोग राणा सांगा के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटाया जा सके। और राणा सांगा को उस वक्त ये लगता था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वापस जहां से आया है वहां पर चला जाएगा और राणा सांगा का दिल्ली के तख्त पर शासन स्थापित हो जाएगा। लेकिन बाद में बाबर ने राणा सांगा के साथ जो संधि की थी, उस संधि को बाबर तोड़ देता है। इसके बाद बाबर और राणा सांगा में युद्ध होता है और अंत में विजय बाबर की होती है। इसके अलावा दोस्तों, मुगल अफगान संघर्ष नाम से एक किताब है। इस किताब में भी ये लिखा हुआ है, दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया। दोस्तों, कई इतिहासकारों का ये मानना है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए दौलत खां के साथ मिलके बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। कई सारे इतिहासकारों का ये मानना है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार भी हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका यह तर्क है कि इस बात को स्थापित करने के लिए कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है। अब ये दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस बात को सच मानते हैं और किस बात को झूठ मानते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय ने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर यह बात कही भी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों का एक सेक्शन इस बात को सही मानता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप लोगों को कई ऐसे साक्ष्य नजर आएंगे जिससे ये साफ साबित होता है कि जितने भी मुगल शासक थे उनके सहयोगी राजपूत राजा हुआ करते थे और मुगलों के साथ मिलके कई सारे राजपूत राजाओं ने अपने ही हिंदू शासकों के ऊपर हमला भी किया था और कई सारे हिंदू शासकों को मौत के घाट भी उतारा था, जिसमें राजा जयसिंह का नाम भी आता है, जो कि राजपूत राजा थे। ये औरंगजेब के सेनापति हुआ करते थे और औरंगजेब की तरफ से इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर हमला करने का काम किया था। इसके अलावा अकबर के सेनापति मान सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने का काम किया था। ऐसे अनेकों राजपूत राजा महाराजा इतिहास के पन्नों में आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने मुगलों के साथ मिलके इस देश के साथ गद्दारी करने का काम किया था। इसीलिए यदि आप इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं तो अपना दिल और जिगर इतना बड़ा बनाइए कि आपकी भावनाएं आहत ना हो। बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा रोज रोज इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है, जिससे कि इस देश के मुसलमानों को गद्दार साबित किया जाए और उसके जरिए अपने पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान का तड़का मिलाया जाए, जिससे कि उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सके। लेकिन जब आप एक तरफ के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो दूसरे लोग भी जो दूसरे इतिहास के पन्ने हैं उनको भी पलटने का काम करेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के साथ भी एक राजपूत राजा जयचंद ने ही गद्दारी करने का काम किया था। वीडियो के माध्यम से अपने देश के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि इतिहास को इतिहास की तरह ही देखो। इतिहास को आज के हिसाब से देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी भावनाएं आहत होना लाजमी है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, वहां पर भी जाइए। मेरे इन तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो कीजिए। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।